उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और डेली इंसाइडर की चुनावी यात्रा पहुंची है बरेली। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली जंक्शन पे, जहां पे हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पत्रकारिता से जुड़े हैं, एक उद्यमी हैं, एक राजनेता हैं, एक समाज सेवी हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पवन सक्सेना की, जिनसे हम आज तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो डेली इंसाइडर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बरेली आए, थैंक यू सो मच। पहला सवाल सर, राजनीति में आप हाल ही में जुड़े हैं, एक पत्रकारिता का बैकग्राउंड, तब भी आप राजनीति पढ़ते थे, समझते थे, और अब पूर्ण रूप से राजनीति में चल गए, तो क्या अंतर है दोनों में? दोनों का नज़रिया कैसे है? किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे विधा को? देखिए, मुझे ये लगता था, मैं कुछ साल तक जर्नलिज्म में काफ़ी साल तक रहा, 20-22 साल रहा। तमाम सारे जितने भी हमारे यहाँ के क्षेत्रीय प्रमुख अखबार हैं उन सभी में मैंने काम किया, संपादकीय में। और कुछ साल पहले मैं अपने बिज़नेस में चला गया था, मीडिया को छोड़कर। लेकिन थोड़े समय के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि इन हालात में खामोश नहीं बैठा जा सकता। जो देश के हालात हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के हालात हैं, अगर हम जैसे लोग भी खामोशी के साथ घर बैठ जाएंगे तो एक वक्त आएगा जब हम अपने आप को क्या जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि पत्रकारों को, पढ़े लिखे लोगों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को इस समय बहुत ज़रूरत है कि वो वोकल होकर बोलें और आगे आएँ, और राजनीति में अच्छे लोग आगे आएँ, तभी राजनीति भी अच्छी होगी। सर, राजनीति में अच्छे लोग आ गए हैं, आपने बहुत बड़ी बात है कह दी, तो क्या अभी आपको लगता है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, क्या राजनीति में अच्छे लोग नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, राजनीति में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन है क्या कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। और परफॉर्मेंस की, जैसे कि आप इस समय जहाँ पर खड़े हैं, ये बरेली जंक्शन है, ये बरेली की कैंट विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और बरेली महानगर से वो 8वीं बार विधायक हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो है। वो हमारे क्षेत्र में पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आते हैं। आप इस पूरे इलाके में जब घूमेंगे तो आप गरीबी देखिए, लोगों की दुश्वारियाँ देखिए, उन समस्याओं को देखिए, पढ़ाई की व्यवस्था, इसके अलावा हेल्थ की व्यवस्था, कोरोना में लोग तड़प कर मर गए, लोगों की व्यवस्थाएं नहीं हुई, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल आदमी से कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं होता, उसका एक कनेक्ट भी होना चाहिए, उसका एक कनेक्ट भी नीचे से होना चाहिए। और जब तक आम जन के साथ में कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो राजनीति बेकार है। सर, पत्रकारिता से आप जुड़े रहे तो आपने राजनीति को बहुत पास से देखा होगा और आप खुद राजनीति में पहुंच चुके हैं। अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात की जाए तो कितना मुश्किल था एक दौर जब आप पत्रकारिता को समझ रहे थे, उसके लिए लिखते थे, और अब आप जर्नलिज्म में पहुंच चुके, जर्नलिज्म के अलावा उसमें पहुंच चुके हैं, पॉलिटिक्स में पहुंच चुके हैं। तो क्या लगता है सर कि क्या दोनों विधाएं किस तरीके से डिफरेंट हैं, और क्या मुख्य कारण है या मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है सर? मेरे लिए तो आकर्षण से ज़्यादा जिम्मेदारी का केंद्र है राजनीति। जब हम पत्रकारिता में थे तब भी मुझे लगता था कि पॉलिटिक्स जो है, वो जर्नलिज्म जो है, वो जिम्मेदारी के साथ किया जाने वाला काम है। लेकिन आप देखिए, पिछले सालों में जैसे जैसे देश का मीडिया बदला, जैसे जैसे मीडिया चारों तरफ से दबाव में घिरा, आज की डेट में मीडिया स्वतंत्र नहीं है। और आप अगर इसको थोड़ा सा और एनहेंस करके देखेंगे अभिषेक जी, तो हमें नागरिक जो बनाया था हमारी व्यवस्था ने, इस देश जब बना तो हम लोग प्रजा से, गुलाम से नागरिक में कन्वर्ट हुए। हम लोग नागरिक बने थे ना, हमें एक संविधान मिला था। अब उन नागरिकों को दोबारा से प्रजा बनाया जा रहा है, दोबारा से गुलाम बनाया जा रहा है, और बहुत सिस्टमेटिक और वेल डिजाइन तरीके से बनाया जा रहा है। तो जब हम लोग पत्रकारिता में थे, इन बातों को समझते थे, और जर्नलिज्म में रहते हुए हम उसकी लड़ाई लड़ते थे और रात दिन लोकतंत्र के लिए काम करते थे, और कोई ना कोई ऐसा ज़रूर काम करते थे जो आम आदमी के काम आए। इसी तरह से वो काम को अब राजनीति के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि मीडिया में आप समझ सकते हैं, आप तो स्वयं मीडिया में बहुत बड़े चैनल में हैं और पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि आज का मीडिया कितने दबाव में घिरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में अगर अच्छा स्पेस मिलता है और हमें सेवा करने का मौका मिलता है तो हम राजनीति के माध्यम से भी सेवा कर सकते हैं। अच्छा सर, एक लंबा अनुभव रहा है आपका पत्रकारिता में, बारीकियों से आपने बरेली को समझा है, बरेली को जाना है, बरेली को पहचाना है। अब आप राजनीति में आ गए हैं सर, क्या लगता है कि बरेली को आखिरकार ऐसा क्या नहीं मिल पाया अब तक जो आप राजनीति के लिहाज से उसको दे सकते हैं? ऐसा बहुत प्यारा शहर है और यहाँ के लोग बहुत भोले वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आप थोड़ा सा आएंगे जाएंगे, अभी चुनाव में आपका कई बार आना होगा तो आप खुद ही महसूस करेंगे। हमारे यहाँ के राजनेताओं ने यहाँ के लोगों को हर बार भ्रमित किया। 8 बार कोई एमएलए रह सकता है, सोचिए 26-28 साल कंटिन्यूसली 8 बार एमएलए रहना, कई बार एमपी का हो जाना, और परफॉर्मेंस का जीरो होना।
तो मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को अगर अवसर मिलता है, जनता मौका देती है, हमारी पार्टी मौका देती है, चुनाव में देती है या अथवा वैसे भी राजनीति में देती है, इन सारी परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए काम आएंगे। अब जो बात आपने कही कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जिन पे काम नहीं हुआ, देखिए मुझे लगता है सांसद का काम, विधायक का काम नाली पे नाली बनवाना, सड़क पे सड़क बनवाना रूटीन प्रोसेस है, ये भी होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम बढ़ाना क्या विधायक का काम नहीं है? उसके बारे में चिंता करना क्या विधायक का काम नहीं है? क्या इंडस्ट्री के बारे में बात करना विधायक का काम नहीं है? इंडस्ट्री को लाने का प्रयास करना, उसके लिए मैन पावर तैयार करना क्या विधायक का काम नहीं है? आज की तारीख में हमारे यहाँ बेरोजगारी का आप आलम देखिए। मेरे इस क्षेत्र में और बरेली में जरी का बहुत बड़ा काम था। आप अगर इसमें घूमेंगे आपको अंदाज़ मिलेगा, लाखों की संख्या में बहुत अच्छे जो कारीगर हमारे जरी के, हमारे भाई बहन जो प्रतिदिन काम करके अपनी एक अर्निंग करते थे, जरी का पूरा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के कारण बंद हो गया। आज वो बेचारे, अभी आप स्टेशन पे आपको यहीं घूमते हुए मिल जाएंगे बहुत सारे कारीगर, कोई ऑटो चला रहा होगा, कोई मजदूरी का काम कर रहा होगा। तो इतना खराब व्यवस्थाएं की हैं कि लोगों का जीवन यापन प्रभावित हो गया। मुझे लगता है कि विधायक की जिम्मेदारी होती है, सांसद की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र की समृद्धि के लिए काम करे। एक एक यूनिट, जो एक एक व्यक्ति है, उसके जीवन में कैसे विकास हो, हम इसकी चिंता करें। सर, आपने जरी की बात कही है। इस समय वर्तमान में 4.5 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक योजना आई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसके तहत जो बरेली का अभी आपने जरी की बात बताई, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचाया गया, क्योंकि बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ODOP के तहत जो हमारी छुपी हुई कला है उसको आगे पहुंचाया गया है। आप सर कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो आज बेरोजगार की हालत में हैं, तो सरकार झूठ बोल रही है, आंकड़े झूठे हैं या असलियत कुछ और है, क्या कहेंगे? भ्रम फैलाने वाली सरकार है। आप विज्ञापन देख के भ्रमित हो सकते हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप उन गलियों में घूमिए जहाँ पे जरी के कारीगर काम करते हैं। आप मुझे ले चलना चाहें, मैं आपको लोगों से मिलवा दूंगा। उनके साथ स्वतंत्र रूप से घूमिए, बिना किसी उसके, आपको खुद एहसास हो जाएगा। ये अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देकर काम नहीं चलेगा। आप उन लोगों के, कारीगरों के बीच में जाके उनको महसूस तो कीजिए। देखिए, जब तक हम बायर का रिलेशन, इंटरनेशनल बायर का रिलेशन, डोमेस्टिक बायर का रिलेशन जब तक नीचे नहीं बनाएंगे, तब तक जरी के काम को प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। हमें मार्केट के कंपटीशन को भी समझना होगा। हम ऐसी नीति बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसी नीति बनाई कि वो पूरा का पूरा कारोबार ही ठप हो गया, तो बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। ODOP के नाम पर सिर्फ छलावा किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। पवन जी, पत्रकारिता में एक लंबा आपने समय बिताया है, मैं भी एक पत्रकार हूं, तो हम लोग को एक बीट दी जाती है। अगर पॉलिटिकल में है तो आपको एक बीट दी जाएगी या एक पार्टी की बीट दी जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए तो आपने सबसे पास से कौन सी पार्टी को देखा है एज अ पॉलिटिकल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इससे जो अगला सवाल है वो मेरा इसी से जुड़ा हुआ होगा। मैंने अपने पत्रकारिता के कार्यकाल में राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा, और राजनीति में लगभग सारी पार्टियों को, समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, जितनी हमारे इस यहाँ पे जितने भी ऑपरेटिव हैं दल, सारे दलों को देखा। और हिंदुस्तान में जितने राजनीतिक शख्सियत, मोटा मोटा जितने प्रमुख लोग हैं, उन सबको मिलने का, उनसे बात करने का, उनके इंटरव्यूज़ करने के मौके मिले, समझने का मौका मिला। इसके अलावा मैंने एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के भी और सोशल, खासतौर पर रूरल डेवलपमेंट पर भी मैंने अपनी पत्रकारिता समय में काफ़ी काम किया। पवन जी, अभी आपने कहा कि आपने सारी राजनीतिक पार्टियां देखी, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस पे आप समाजवादी पार्टी से अट्रैक्ट हुए, और क्या वो कमी रह गई थी अन्य पार्टियों में जो आपका ध्यान आकर्षित वो नहीं कर पाई? बहुत अच्छा सवाल है आपका विषय की। देखिए क्या है, भारत का भविष्य समाजवादी रास्ते में ही सुरक्षित है, मुझे ऐसा महसूस होता है। जितना मेरा अध्ययन या मेरी जितनी जानकारी है और जितना मैं समझता हूँ, भारत का पूरा भविष्य, हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा आपका भविष्य समाजवादी रास्ते से ही सुरक्षित है। जब तक समाज की पंक्ति के आखिरी आदमी की चिंता नहीं होगी। देखिए, आज सरकार क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आप क्यों नहीं चूज़ करें, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं। उसका मेन कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और जो करती है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, और उस झूठ को, उस अपने फरेब को छिपाने के लिए वो कई प्रकार के नरेटिव को गढ़ती है। तो उनका जो तौर तरीका है काम करने का, वो झूठ बोलने का तौर तरीका है।
और हम लोग, क्योंकि जिस मीडिया में मैं भी प्रभावित हुआ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे 2014 में लगता था कि हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है, लेकिन क्योंकि हम लोग जर्नलिज्म में हैं और ऊपर वाले ने कुछ एक ऐसी आंखें दी हैं कि आंखों में एक फिश आई लेंस लगा होता है, जिससे भविष्य की चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, आपको भी दिखती हैं, मुझे भी कुछ एहसास होता था। मुझे समझ में आ गया कि झूठ बोलने वालों की सरकार बन गई है देश में। तो मैं प्रभावित नहीं रहा, मेरा मन बदला और मुझे भी महसूस हुआ कि भाई अब एक रास्ता देश को ये चुनना चाहिए, हमें उन लोगों को चुनना चाहिए जो सच्चे मायने में काम करते हैं। आप देखिए, आपका एक सवाल है समाजवादी को चुना, आप देखिए डेवलपमेंट के अद्भुत काम किए। आप माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात कीजिए, आपको लगेगा मेरे को मेरे शहर के पुल और जो काम किए हैं उनको रटे हुए हैं, बता देते हैं। और खाली मेरे शहर के, बरेली के नहीं है, आप उनसे झांसी पे बात कर लीजिए, सहारनपुर पे बात कर लीजिए, मेरठ पे कर लीजिए, कानपुर पे कर लीजिए, लखनऊ पे कर लीजिए। आप मुझे बताइए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 4.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी सरकार को बने हुए, डेवलपमेंट के कौन से काम गिना सकते हैं? आप हमसे पूछिए, हम पूरे उत्तर प्रदेश की फहरिस्त बता देंगे। समाजवादी पार्टी से और समाजवादी विचार से प्रभावित होने का एक बड़ा कारण मेरा ये था, क्योंकि वो काम आम आदमी के लिए, समाज की पंक्ति के आखिरी आदमी के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोल रही है, नफरत फैला रही है। पवन जी, अगर इतनी बुराइयां हैं भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में इतनी अच्छाइयां थी, तो क्या वजह थी कि 2017 का जो चुनाव हुआ वो समाजवादी पार्टी हार गई, बुरी तरह हार गई? क्या वजह थी? छोटा सा अगर आप इस पर एक प्रतिक्रिया देना चाहें, उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे लूँगा। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में तो इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत छोटा हूँ, वो तो बड़े लोगों की बात है। लेकिन आप मुझसे एक जर्नलिज्म के एस्पेक्ट से अगर पूछेंगे, पत्रकार के रूप में, देखिए, पार्टी चुनाव इसलिए लूज़ किया इतना अच्छा काम होने के बाद भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फरेब का जो जाल बिछाया चारों तरफ, उस जाल में हमारी भोली भाली जनता फंस गई। आज आप बताओ, उत्तर प्रदेश को दुनिया का सबसे बेहतर पुलिस सिस्टम किसने दिया? अभी आप 100 नंबर डायल करो, पुलिस वाले आके खड़े हो जाएंगे। किसने दिया ये? अखिलेश जी ने दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया। मेट्रो किसने दी? मेट्रो जितनी छोड़ के गए थे उससे मुझे नहीं लगता, आप तो लखनऊ रहते हैं, कितनी आगे बढ़ी होगी मुझसे बेहतर आप जानते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं, मेरे यहाँ 300 बेड का हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ 100 फीटा और शामतगंज के बड़े पुल बने जिससे शहर का डेवलपमेंट हुआ। उस पुलों पे अपना अपना नारियल लेकर आए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि मैं अपना नारियल फोड़ूंगा, दूसरा कह रहा था मैं अपना नारियल फोड़ूंगा। उनका एक कंट्रीब्यूशन किसी डेवलपमेंट में नहीं था। जो हमारे यहाँ पुल बने थे, एक तरफ माननीय अखिलेश जी की उसमें फ़ोटो लगी हुई थी, एक तरफ हमारे स्थानीय मेयर तोमर साहब की फ़ोटो लगी थी, उसके फ़ोटो बदल दिए गए। तो इन्होंने कोई नया काम नहीं किया। और जहाँ तक चुनाव की बात है, देखिए, फरेब का जाल, उनके पास एक एम्पलीफाइंग सिस्टम है, वो जो कहते हैं बड़ी दूर तक जाता है। उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप जैसे जो अच्छे चैनल्स हैं जो काम कर रहे हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, फिर आप स्वयं जानते हैं कि 70-80%, 90% मीडिया या तो वो दबाव में है या वो वन साइडेड है। उसका एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इसके कारण से जनता भ्रमित हुई। अब जनता वापस है, जनता चाहती है अखिलेश जी दोबारा सीएम बने। तो पवन जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, क्या लगता है सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जनता को, क्या बताना चाहेंगे, और 2022 में किस तरह के नतीजे आप चाहते हैं? अगर मैं सोचूं कि आप एक पत्रकार के तौर पर बताएं या एक राजनेता के तौर पर बताएं, क्या कहना चाहेंगे? माननीय अखिलेश जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम 400 सीटें लाएंगे, कुल 403 सीटें हैं। तो कुछ लोगों ने इस पर हंसी बनाई, लेकिन आप एक चीज़ याद कीजिए, जब आपातकाल लगा था तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी और इंदिरा गांधी जी जैसी बड़ी शख्सियत, इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया, वो अपना चुनाव हार गई। और मुझे लगता है उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे, इंक्लूडिंग यूपी, कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली थी। आज की डेट में ये चुनाव नहीं है, ये जन क्रांति है। क्या आप पत्रकार हैं, आपने कभी रात के 2 बजे हजारों की संख्या में किसी नेता के लिए भीड़ देखी है? हमने देखी है। हमने माननीय अखिलेश जी के लिए पूर्वांचल में हाईवे पे हजारों की संख्या में लोग देखे हैं। ये मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में नहीं देखे। ये आहट है, ये समझिए, ये वाकई में जन क्रांति है। ये चुनाव नहीं होने जा रहा है, ये बदलाव के लिए जनता मन बना चुकी है। जनता को अच्छी तरह पता है भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, कोई विकास नहीं कर सकते। इस बार लोग विकास की सरकार चुनने जा रहे हैं, समाजवादी सरकार चुनने जा रहे हैं, माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल, ये थे पवन जी, जिन्होंने पत्रकारिता में एक लंबा समय दिया, एक उद्यमी हैं, अब समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, और इनका ये कहना है कि 2022 का जो चुनाव है, ये मात्र एक चुनाव नहीं, जन क्रांति है।
विकास के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनाई जाएगी और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में तब्दील किया जाएगा। विनोद बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली।